चलो बेटा, कैसे हो? रविकांत, प्रिंस, अभिषेक, आवाज आ रही है बेटा? चलो, यस सर, आवाज आ रही है बेटा? चलो बात स्टार्ट करते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में अपनी बात हुई थी बच्चों, अलग अलग टाइप की एटॉमिक स्पीशीज की अपन ने बात की थी बेटा, ओके। जिसमें अपन ने कहा था आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोस्टीयर, आइसोडाइफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो न्यूट्रॉनिक, ये सब क्या होते हैं। मैंने कहा था इनका एग्जाम्पल हमें कैसे डिसाइड करना है, कौन सा किसका एग्जाम्पल है, कैसे करना है बेटा। समझ में आया था यहाँ तक? यस और नो? क्लियर है बेटा? चलो बच्चों, आज बात स्टार्ट करते हैं बेटा। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, ये सब क्या होते हैं। तो क्या लिखेंगे? अल्फा बीटा गामा एंड ड्यूट्रॉन पार्टिकल्स। मैंने क्या लिखा है? अल्फा बीटा गामा एंड ड्यूट्रॉन पार्टिकल्स, ओके बच्चों। देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, इनका सिंबल लिखा है, क्या होता है, कैसे होता है बच्चों, ठीक है। कैसे करना है देखो, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसको बोलते हैं बेटा अल्फा, क्या बोलते हैं इसे? अल्फा, क्लियर है। ये होता है बेटा बीटा, इसे बोलते हैं बीटा। ये होता है बेटा गामा, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? गामा। और ये D4 होता है बेटा ड्यूट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं बेटा? ड्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कहने का मतलब क्या, हमें मेनली इन 4 पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, इनका चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, कैसे क्या करना है, एक एक चीज हमें डिसाइड करनी है, ओके। सबसे पहले बच्चों देखो मैंने क्या कहा, ये इनके सिंबल होते हैं बच्चों। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में हेडिंग लिखी थी, इनकी फुल फॉर्म में मीनिंग क्या होता है ये जरूर ध्यान रखना, क्लियर है। चलो बेटा, वन बाय वन इनके बारे में अगर अपन बात करें, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा अल्फा पार्टिकल के बारे में, ओके। देखते हैं बच्चों अल्फा पार्टिकल क्या होता है। नॉर्मली बेटा हमने देखा होगा, जैसे हीलियम एटम के अकॉर्डिंग बात करें, आपको याद है अल्फा पार्टिकल नाम पहले भी आ चुका है, याद है ना। हमने क्या कहा था, इसका चार्ज और मास क्या होता है, हीलियम एटम के बराबर होता है, यस और नो होता है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, कैसे होता है, इस बात को अच्छे समझते हैं। देखो बेटा ये हीलियम एटम है, हीलियम एटम को अपन क्या लिखते हैं? 2He4 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? 2He4, याद है ना। ये इसका एटॉमिक नंबर, ये है इसका मास नंबर, क्लियर है। चलो बेटा इसकी बात करें अगर अपन, हमें पता है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, क्लियर है। प्रोटॉन कितने होते हैं बेटा? 2। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं, यस और नो होते हैं बच्चों। ये क्या है? इसको बोलते हैं हीलियम एटम। क्या है ये? हीलियम एटम। बात समझ में आई क्या? अब ये जो हीलियम एटम है, अगर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, मैंने क्या कहा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे लॉस या गेन किसका हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का ही तो हो सकता है बच्चों, ठीक है। जब ये हीलियम एटम, हमें पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो ये बताओ बेटा क्या बनेगा? 2He4, और इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? +2 चार्ज आएगा, यस और नो, क्लियर है। चलो तो क्या कह सकते हैं बच्चों, ये बताओ अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 0, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, दोनों डोनेट कर दिए, कितना बच गया? 0 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने होंगे बेटा? 2। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2, क्योंकि इनके नंबर पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इसका मतलब इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। इसका मतलब ये बताओ अब कोई भी सेल या ऑर्बिट होगा क्या? नहीं बच्चों, सीधी सी बात है। देखो हमें पता है जैसे न्यूक्लियस होता है और क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्लियर है। जब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, देखो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो ओनली एंड ओनली क्या बच गया? न्यूक्लियस, क्लियर है। तो क्या कहेंगे, अभी हमारे पास क्या बच गया? अब ये बच गया हीलियम न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं बेटा? हीलियम न्यूक्लियस। और ये जो हीलियम न्यूक्लियस है इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। मैंने क्या कहा, ये जो हीलियम न्यूक्लियस है इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, नाम दिया जाता है इसे। समझ में आ गया क्यों नाम देते हैं, कैसे नाम देते हैं बेटा? समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? तो पहली बात तो अल्फा पार्टिकल बना कैसे, क्लियर है। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पर मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे, यानी हीलियम अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो क्या कहेंगे? अल्फा पार्टिकल इज ए बाई पॉजिटिव। आप बताना सही है क्या? अल्फा पार्टिकल इज ए बाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस, यस और नो। बाई पॉजिटिव यानी द्विधनावेशित, क्लियर है। बाई पॉजिटिव यानी डबल पॉजिटिव चार्ज वाला क्या है? हीलियम न्यूक्लियस है, क्लियर है। हीलियम न्यूक्लियस तो है लेकिन कौन सा? बाई पॉजिटिव बेटा, ठीक है। बाई पॉजिटिव चार्ज साथ में हम ऐड कर सकते हैं, बाई पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, क्लियर। एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, ध्यान रखना। क्या नीट के एग्जाम में क्या पूछा हुआ है? अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम एटम, हीलियम न्यूक्लियस,
बाई पॉजिटिव हीलियम एटम, बाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस। मोर करेक्ट क्या है? बाई पॉजिटिव हीलियम है न्यूक्लियस। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? चलो अब बात करते हैं क्या, इसके चार्ज और इसके मास के बारे में बात करते हैं बच्चों। यहां तक बात ठीक है? ये कैसे होता है, क्या होता है, क्लियर है? चलो बेटा, अगर मैं चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, यानी चार्ज है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर है? पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए था अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, वो हमने डिस्कस किया है। क्लियर है? चार्ज की अपन बात करें तो ये बताओ, इसको अपन अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं, ये बताओ इसमें क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन तो जीरो है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। तो ये बताओ न्यूट्रॉन, सीधी सी बात है, जो अवेलेबल होंगे वही तो चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे बच्चों। क्लियर है? न्यूट्रॉन तो क्या है? जीरो है। इसका ये बताओ, इसका चार्ज में कोई रोल है क्या? अरे न्यूट्रॉन का खुद का चार्ज क्या है? जीरो है बच्चों। तो ये बताओ चार्ज में चाहे कितने भी न्यूट्रॉन, इनका कोई रोल होगा क्या? नहीं। इसका नंबर जीरो हो ही गया, तो ये बताओ चार्ज में किसका रोल होगा? 2 प्रोटॉन का। क्लियर है? इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यस और नो? यस और नो? अरे सीधी सी बात है, 1 प्रोटॉन होता तो 1 प्रोटॉन के इक्वल चार्ज होता, 2 प्रोटॉन है तो चार्ज क्या होगा? 2 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल कैसे होगा? समझ में आ गया? क्लियर है? चलो बच्चों अब बात करते हैं बेटा मास के बारे में। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, देखो बेटा मास फॉर एम, अल्फा की बात करें तो एम अल्फा। क्लियर है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है मास के लिए कौन से पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीनों में से मास के लिए कौन से पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास। यस और नो? यस और नो? यस और नो बेटा? आ गया समझ में? इसका मतलब 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास, इनका टोटल सम कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल का मास आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, देखो हमें पता है क्या, मैं लिख सकता हूं क्या, एम मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। यस और नो? प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट क्या होता है, न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होता है, नहीं होता? होता है बच्चों। क्लियर है? इसका मतलब इसको इजी बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, एम अल्फा ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट लिखेंगे बेटा, क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्ट इक्वल होता है या ऑलमोस्ट इक्वल होता है? ऑलमोस्ट होता है बेटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऑलमोस्ट। ये 2 मास ऑफ प्रोटॉन तो है ही है, प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन है, इसकी जगह भी 2 मास ऑफ प्रोटॉन कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, इजी बनाने के लिए। क्लियर है? चलो बेटा, तो क्या लिखेंगे, एम अल्फा ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 2 + 2 क्या लिखेंगे, 4 मास ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ गया? तो क्वेश्चंस को क्या करते हैं, इजी बनाने के लिए बेटा ऐसा भी कर देते हैं कि अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास। क्लियर है? मेरा कहने का पर्पस सिर्फ इतना था बच्चों, क्या, अल्फा पार्टिकल जो हमारे काम आएगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन के चार्ज का डबल, और मास क्या होता है, प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स। काम खत्म। क्लियर है? लेकिन ये सब कैसे हुआ, कम से कम पहले ये आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि कंफ्यूजन हो तो आप खुद समझ सको कि ये चार्ज डबल प्रोटॉन का और मास प्रोटॉन का 4 टाइम्स कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? यस और नो? अभिषेक, छवि, प्रिंस, को डाउट बेटा यहां तक? को डाउट? फटाफट, यहां तक को डाउट बेटा? नो? फटाफट नोट करो। वेरी गुड।
चलिए बेटा, बुझाने दे क्या? चलो बच्चों, ये तो अपन ने बात की बेटा किसकी, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है और ये मास क्या होता है बेटा, क्लियर है? चलो, तो अल्फा पार्टिकल के अकॉर्डिंग तो अपन ने बात की बच्चों। देखो अब समझते हैं, उसके बाद अपन ने जो लिखा है बीटा पार्टिकल क्या होता है, ड्यूट्रॉन क्या होता है। ओके, चलो बेटा देखो वन बाय वन अगर इनकी बात करें बीटा पार्टिकल के बारे में तो क्या कहेंगे बेटा, देखो बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्लियर है? तो बीटा पार्टिकल मेनली क्या होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक बोलते हैं बच्चों पॉजिट्रॉन, क्या होते हैं? पॉजिट्रॉन। इनको बोलते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा इनको? एंटी इलेक्ट्रॉन भी इनको बोला जाता है। और इनका सिंबल होता है बीटा पॉजिटिव। मैंने क्या कहा, दो टाइप के ये होते हैं। एक तो क्या बोलेंगे पॉजिट्रॉन, एक होता है बीटाट्रॉन। क्लियर है? आपको याद है बच्चों मैंने एक बात कही थी क्या, कि जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो इनबैलेंस हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जिसका नंबर ज्यादा होता है वो कम वाले में कन्वर्ट होता है, यस और नो? और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तो साथ में क्या होता है, न्यूट्रिनो और बीटाट्रॉन गामा रेज टाइप के एक्स्ट्रा पार्टिकल बनते हैं, यस और नो? याद है ना, मैंने कहा था एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होते ही होते हैं, लेकिन जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तो साथ में कई सारे पार्टिकल्स और बनते हैं। जैसे मैंने कहा था न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बीटाट्रॉन, पॉजिट्रॉन। याद है ना? क्लियर है बेटा? चलो आज बात करते हैं बच्चों इन पे, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बीटाट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर है बच्चों? देखो समझना इस चीज को। अगर बाय द वे क्या हो, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो तो सीधी सी बात है प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। मैंने क्या कहा, प्रोटॉन ज्यादा होगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, या न्यूट्रॉन ज्यादा होगा तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे, प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो, प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। साथ में एक पार्टिकल और बनता है जिसे कहते हैं न्यूट्रिनो। इसका सिंबल क्या होता है, ध्यान है ना, क्या होगा बेटा, न्यूट्रिनो। क्लियर है? ठीक है, ये जो न्यूट्रिनो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल पार्टिकल होता है। अनस्टेबल पार्टिकल होता है मतलब हाथों हाथ वापस ब्रेक हो जाता है। ओके, और ये जब वापस ब्रेक होगा तो ब्रेक होके क्या बनाता है, ये बीटा पॉजिटिव साथ में गामा रेज बनाता है। ये गामा रेज होती है, जैसे मान लो बेटा अपन सनलाइट होते हैं ना, सन रेज होती है, जैसे एक्स रे, गामा रे, ये सारी क्या वैसे ही ये रेज होती है, जैसे इलेक्ट्रिक रेज होती है बेटा। आ गया समझ में? ठीक है, तो मैंने क्या कहा, साथ में क्या होता है, गामा रेज। और अपन देखते हैं ना जो रेडिएशंस निकलती है, एक्चुअल में रेडिएशंस की फॉर्म कौन होती है, ये गामा रेज ही होती है बेटा। जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज आपने सुना होगा 10th तक की साइंस में, ये हमारे लिए हार्मफुल होती है, यस और नो? सुना है ना? वही होता है बेटा। क्या कौन सी है ये, गामा रेज, यानी हार्मफुल जो रेज होती है वही ये होती है, गामा रेज ही होती है। क्लियर है? इसका मतलब क्या कहेंगे, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो साथ में क्या बना, न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो अनस्टेबल होने की वजह से वापस ब्रेक होके क्या करता है, ये बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव मतलब क्या, पॉजिट्रॉन या बोलते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करता है, साथ में गामा रेज बनती है। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो बेटा, और बात करें इनके चार्ज और मास के बारे में तो बच्चों देखो, चार्ज और बीटा पॉजिटिव, देखो बच्चों मैंने क्या कहा, एंटी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट। क्या है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट। तो इसका चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट चार्ज होता है, मतलब किसके बराबर, प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, सीधी सी बात है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसका चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। वही अपन बात करें इसके मास के बारे में, मास ऑफ बीटा पॉजिटिव इक्वल टू होता है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास तो क्या होता है इसका, नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल होता है मतलब इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल मानते हैं। आ गया समझ में? क्लियर है? ये मैंने किसकी बात की है, बीटा पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन की बात की बेटा। क्लियर है? इसका फॉर्मेशन कब होता है और चार्ज और मास क्या होता है। क्लियर है? ठीक है बेटा, और बात करें बच्चों दूसरा जो पार्टिकल होता है बीटा की फॉर्म में, ये होता है बीटाट्रॉन। क्या बोला बच्चों मैंने, बीटाट्रॉन। इसे बोलते हैं एंटी प्रोटॉन भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, एंटी प्रोटॉन। और इसका सिंबल होता है बीटा नेगेटिव। क्या सिंबल होता है बच्चों इसका, बीटा नेगेटिव। क्लियर है? एंटी प्रोटॉन क्यों बोलते हैं समझ गए होंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि प्रोटॉन पर क्या होता है
पॉजिटिव होता है, इस वजह से एंटी प्रोटॉन भी बोल देते हैं। क्लियर है? अपन ने क्या कहा कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो इनबैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, जो ज्यादा होगा वो कम में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? प्रोटॉन अगर ज्यादा है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। अब वैसे ही अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा बेटा। तो क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन किस में होगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में एक एक्स्ट्रा पार्टिकल और बनता है जिसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये सिंबल क्या होते हैं, ध्यान है ना बेटा, 1 बाय 1 अपने डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में, याद है बच्चों? तो एंटी न्यूट्रिनो बनता है और ये भी अनस्टेबल पार्टिकल होता है, तो ये ब्रेक होकर क्या बनाता है, बीटा नेगेटिव प्लस गामा रेज का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गया? क्या होता है, जो साथ में एंटी न्यूट्रिनो बना है वो क्या है, अनस्टेबल पार्टिकल है, तो वापस हाथों हाथ वापस ब्रेक होकर क्या करेगा, बीटा नेगेटिव और गामा रेज बनाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बात करें इसके चार्ज और मास के बारे में, तो क्या लिखेंगे, चार्ज ऑफ बीटा नेगेटिव, चार्ज ऑफ बीटा नेगेटिव, इस पर चार्ज क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे, इसका चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो? क्लियर है? ठीक है। और इसके मास की अपन बात करें, मास ऑफ बीटा नेगेटिव, मास ऑफ बीटा नेगेटिव ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब क्या है, दोनों का मास तो नेग्लिजिबल होता है, इस वजह से दोनों का मास क्या, इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल ही माना जाता है, बहुत कम होता है। क्लियर है? लेकिन चार्ज जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसका चार्ज क्या होता है, यानी किसके चार्ज के इक्वल बेटा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो नोट करो बेटा फटाफट। ये बेटा क्या कहा, जैसे प्रिंस का क्वेश्चन क्या है, सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट खुद होता है या न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम कन्वर्ट करते हैं, हम अपनी तरफ से कन्वर्ट नहीं करते बेटा, खुद होता है। आ गया समझ में? जैसे अपन एटम बम वगैरह में यूज करते हैं बेटा, देखा होगा, जैसे अपन ने आज तक पढ़ा होगा क्या कि नागासाकी हिरोशिमा में रेडिएशन का इफेक्ट आज तक है, अमेरिका ने जो बॉम्ब गिराए थे, ये तो पता है ना? ठीक है बेटा, यानी जब जापान में क्या होगा, अमेरिका ने बॉम्ब गिराए थे, तो अपन आज तक पढ़ रहे हैं कि वहां जो बॉम्ब गिरे थे उसकी वजह से जो रेडिएशंस निकली थी उसका इफेक्ट आज तक होता है। जो बच्चे वहां पर उनकी बर्थ हो रही है उन रेडिएशंस का इफेक्ट आज तक उन पर शो होता है, ये तो सुना है ना? ठीक है, इसका रीजन क्या होता है बच्चों, जो जैसे मान लो जो बॉम्ब वगैरह होते हैं इसमें क्या करते हैं, यूरेनियम प्लूटोनियम ऐसे एलिमेंट का यूज किया जाता है। ओके, तो नॉर्मली एक स्टेटमेंट आता है बच्चों क्या, कि जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा होता है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ओके, रेडियो एक्टिव होने का मतलब क्या है, नॉर्मली क्या करेंगे, जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है उसमें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर ऑलमोस्ट इक्वल सा ही होता है। क्लियर है? मैंने क्या बोला, ऑलमोस्ट इक्वल सा होता है। ऑलमोस्ट इक्वल सा होता है मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता तो ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होता।
इस वजह से एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन यूरेनियम क्या होता है, जैसे मान लो यूरेनियम 92 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। जैसे यूरेनियम की अपन बात करें तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन का नंबर एक यूरेनियम एटम में न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के कंपैरिजन में समथिंग क्या 45 के समथिंग ज्यादा होता है। मैंने क्या कहा, एक यूरेनियम में क्या होता है, यूरेनियम एटम में प्रोटॉन के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 45 के समथिंग ज्यादा होते हैं। जैसे लिखते हैं ना यूरेनियम 92 यूरेनियम 238, इसका मतलब क्या हो गया बेटा 46 का डिफरेंस आ गया। यस और नो? अरे प्रोटॉन तो कितने हो गए 92 और न्यूट्रॉन कितने हो गए बेटा, उनमें डिफरेंस करे बेटा तो क्या होता है एक्चुअल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो इतना डिफरेंस आया है, ये जो इतना डिफरेंस आया बेटा, इसकी वजह से क्या होता है, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा होने से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है। क्लियर है? और न्यूट्रॉन हमें पता है एक बॉम्ब के अंदर कोई एक एटम थोड़ी होगा यूरेनियम का, नहीं मिलियंस बिलियंस में होते हैं बच्चों। क्लियर है? मिलियंस बिलियंस में होते हैं। तो मिलियंस बिलियंस में क्या होता है बेटा, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहेगा। तो साथ में क्या होता है, कई साल तक हानिकारक जो हार्मफुल रेज निकलती रहेगी बेटा, और यही क्या होती है, हार्मफुल होती है। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना, हम खुद नहीं करते, ये क्या होता है, इसलिए तो क्या होता है कुछ एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। ये जो मतलब जो हार्मफुल जो गामा रेज है इनका जो एमिशन करते हैं उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। आ गया समझ में? और रेडियो एक्टिव हम उस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, नेचुरली होते हैं वो। आ गया समझ में? इसलिए क्या होते हैं जो एटम बॉम्ब वगैरह होते हैं बेटा, जो एक्सप्लोजिव जो केसेस होते हैं उसमें उन्हीं एलिमेंट का यूज किया जाता है जो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव कौन होते हैं, जो जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे यूरेनियम प्लूटोनियम जैसे एलिमेंट बेटा। आ गया समझ में? क्लियर है? तो हम नहीं करते, नेचुरली होता है ये। हर किसी एलिमेंट में नहीं हो सकता, लेकिन जिनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है उनमें होता है बच्चों। क्लियर है? चलो प्रिंस, अब तो ठीक है प्रिंस। प्रिंस यस और नो? प्रिंस पुट आउट। बुझाने दे बेटा। चलो तो ये अपने किसकी बात की है, बीटा पार्टिकल की अपने बात की है। बीटा पार्टिकल क्या होता है, कैसे होता है प्रिंस? बात समझ में आई बेटा, क्या कहा? ठीक है, तो ये अपन ने क्या कहा बेटा, क्या बोला है सर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट सारे समय क्यों होता रहता है, कन्वर्ट होकर खत्म हो जाना चाहिए। मैंने क्या कहा बेटा, कन्वर्ट होकर खत्म हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन मैंने क्या कहा, कोई एक ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होता। आ गया समझ में? एक हमें पता है, एक सीधी सी बात है, एक एटम के अंदर इतने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों, वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। और हमें पता है एक बॉम्ब के अंदर तो मिलियंस बिलियंस एटम्स होते हैं। यस और नो? अरे उनकी कोई काउंटिंग फिक्स है क्या? मिलियंस बिलियंस एटम्स होते हैं। मिलियंस बिलियंस एटम होते हैं तो क्या होते हैं बेटा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कई सारे साल लग जाते हैं। आ गया समझ में? हर एटम के अंदर कई सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो ये सब होगा। और कई सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा, कई सारी हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है और ये कई सालों तक चलता रहता है बेटा। ओके, इसी वजह से तो क्या होता है, रेडिएशंस का इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हमने क्या कहा, जैसे मान लो 45 में क्या होता, नागासाकी हिरोशिमा पर बॉम्ब गिरा था जापान में बेटा। ये बताओ अब 45 में जो इफेक्ट था रेडिएशंस का, आज भी वही इफेक्ट है क्या? यस और नो? नो बेटा। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो क्या डीएक्टिवेट हो चुके हैं, आपस में कन्वर्ट हो के खत्म हो चुके हैं। आ गया समझ में? अब क्या जो नेग्लिजिबल को रेयर केसेस में जो बचे हुए हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं थोड़े बहुत। आ गया समझ में? लेकिन ज्यादा इफेक्ट कब था, स्टार्टिंग में था, जो मैक्सिमम आपस में कन्वर्ट हो चुके हैं। आ गया समझ में बेटा? क्लियर है? चलो यहां तक बात समझ में आ गई क्या प्रिंस? अब बात ठीक है प्रिंस? आगे बढ़े बेटा, बोल। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बात करते हैं। ये अपने बात की है अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? चलो अब बात करते हैं ड्यूट्रॉन, यानी ड्यूट्रॉन की बात करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है ड्यूट्रॉन। इसका सिंबल होता है बेटा डी। क्लियर है? चलो ये कैसे बनता है, एक्चुअल में आपने देखा होगा बेटा, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम 1H2। यस और नो? अरे होता है नहीं होता? होता है बच्चों 1H2। हमें पता है हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं बेटा, 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1H1 1H2 1H3, याद है ना? क्लियर है? इसमें जो ड्यूटेरियम होता है बच्चों, देखो इससे क्या होता है समझना। ये बताओ अगर ड्यूटेरियम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, प्रोटॉन कितना होगा बेटा
1, न्यूट्रॉन कितना होगा 2 - 1 यानी कितना 1 होगा, यस और नो। ये तो क्या है ड्यूटेरियम है बच्चों, ड्यूटेरियम है या नहीं है, ये क्या है बेटा ड्यूटेरियम, ठीक है, यानी डी, क्लियर है। चलो अब ये ड्यूटेरियम क्या करता है बच्चों, जब अपना एक इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर दे, क्या कर दे एक इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर दे, तो बच्चों देखो क्या बनेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो क्या होगा, इस पर +1 चार्ज आएगा या नहीं आएगा, अरे +1 चार्ज आएगा बेटा, इस पर अगर +1 चार्ज आएगा तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन कितना बच गया इसमें 0, प्रोटॉन कितना बच गया 1, न्यूट्रॉन कितना बच गया 1। अरे सीधी सी बात है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर में कोई डिफरेंस आएगा क्या, नहीं बच्चों। तो क्या होता है, ये जो ड्यूटेरियम होता है, क्या कहा, ये जो ड्यूटेरियम होता है, इससे जो पार्टिकल बनता है इसी को नाम दिया जाता है बेटा क्या, ड्यूट्रॉन। बात समझ में, इसी को क्या नाम देते हैं, ड्यूट्रॉन, और इसका सिंबल इसे डी पॉजिटिव भी बोल देते हैं। समझ में आ गया, मैंने क्या कहा, ड्यूटेरियम से जो बना है उसे क्या बोलते हैं, ड्यूट्रॉन बोल देते हैं। आ गया समझ में, सिंपल सी बात है बेटा। ये बताओ अगर हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में होता है, अगर हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में होता है हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, या सोनो, अरे याद है ना। और प्रोटॉन वो किससे बना है 1H1 से, इसका मतलब जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर क्या बनता है बच्चों, प्रोटॉन H+ बनता है, यस और नो। वैसे ड्यूटेरियम अपने क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो उससे क्या बनता है, न्यूट्रॉन। इसी समझ में आ गया, समझ में, प्रोटियम से क्या बनता है, प्रोटॉन, वैसे ही ड्यूटेरियम से क्या बन गया, न्यूट्रॉन, बेटा उसी से नाम दिया गया है। समझ में आ गया। अगर प्रोटियम होता 1H1, वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते तो ओनली H+ बनता है, H+ को अपन प्रोटॉन बोलते नहीं बोलते, बोलते ना, एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, H+ डोनेट करते हैं, यस और नो। तो प्रोटियम से जो बना है वो क्या हो गया, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम से जो बना है वो क्या हो गया, न्यूट्रॉन। समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों। चलो अब बात करते हैं इनके चार्ज और मास के बारे में। तो बच्चों देखो क्या होगा, चार्ज की अगर मैं बात करूं, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, इसके चार्ज की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखो हमें पता है चार्ज के लिए, ये बताओ कौन कौन से पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज के लिए, चार्ज के लिए कौन कौन से पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अरे कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूट्रॉन तो हमें पता है खुद ही क्या है, न्यूट्रल है। इसका मतलब चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये 2 पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गया। इसका मतलब ये बताओ चार्ज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, ओनली प्रोटॉन। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसका चार्ज क्या होगा, ओनली एक प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता ही कितना है, एक प्रोटॉन होता है। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। चलो अगर मैं बात करूं मास के बारे में, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये बताओ बेटा मास के लिए कौन से पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यस और नो। अब जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन अवेलेबल है, टोटल मास क्या होगा उनके मास के इक्वल, यस और नो। एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो मैं इसका मास क्या लिखूंगा बेटा, मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, यस और नो, यस और नो, यस और नो, क्लियर है। और इसको अप्रोक्स अपन क्या लिख सकते हैं इजी वे में बेटा, हमें पता वही मास ऑफ 1 प्रोटॉन ऑलमोस्ट कितना होता है, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन होता है बच्चों। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इस न्यूट्रॉन की जगह भी क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, क्लियर है। इसका मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, mp प्लस mp, यानी क्या हो जाएगा 2mp, यानी 2 मास ऑफ प्रोटॉन। आ गया समझ में, यानी प्रोटॉन के मास का क्या होगा, डबल होगा बच्चों। समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो, क्लियर है। चलो बच्चों, तो अपन ने क्या कहा, कहने का मतलब क्या बेटा, शॉर्ट एंड स्वीट में अगर मैं कहूं तो क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल, क्लियर है। और मास क्या होगा, प्रोटॉन के मास का डबल होगा बेटा। समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है। चलो बच्चों, तो ये तो अपन ने बात की है, यानी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, न्यूट्रॉन पार्टिकल, ये सब होते क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है, समझ में आ गया यहाँ तक, को डाउट, क्लियर है बेटा। चलो अब बात करते हैं, क्या हमें बोला जाएगा अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है, बीटा का एमिशन हो रहा है, गामा का एमिशन हो रहा है, तो क्या होगा, कैसे होगा, क्लियर है। वो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, समझना बच्चों। बाय एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बाय एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। पहली बात तो एमिशन का मतलब क्या होता है बच्चों, लॉस करना, क्या करना, निकल जाना, लॉस करना। आ गया समझ में। एक होता है एमिशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। नॉर्मली अपन बोलते हैं ना लॉस करना, गेन करना बच्चों, इसके लिए साइंस में क्या वर्ड यूज करते हैं, एमिशन या एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज करते हैं। ओके, सिंपल वे में जैसे मैं कहूं बेटा, अगर हम हीटर का यूज कर रहे हैं तो हीटर क्या कर रहा है, जो हीट है, रेडिएशन है, ये बताओ हीटर हीट का लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है,
वो लॉस कर रहा है, सीधी सी बात है। हम पास खड़े, हम उसे गेन कर रहे हैं। विंटर टाइम में यूज करते नहीं करते, हीटर का यूज करते हैं। हीटर तो हीट का लॉस कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं बेटा। आ गया समझ में? इसका मतलब वो हीटर क्या कर रहा है, हीट का लॉस कर रहा है, इसका मतलब वो एमिशन कर रहा है, हम उसे गेन कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। समझ में आ गया? तो लॉस और गेन के लिए क्या वर्ड यूज होता है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। क्लियर है बच्चों? ठीक है बेटा। चलो तो बात करते हैं भाई एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल के एमिशन से क्या होगा। तो सपोज करो बेटा कोई एलिमेंट एक्स है, अब क्वेश्चन में यही सब काम आएगा, ध्यान रखना। अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो जाए तो क्या होगा, बीटा का से क्या होगा, कैसे होगा समझना। अगर अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा, कोई भी एलिमेंट है बच्चों, मुझे नहीं पता कौन सा है, जो भी हमें दे उसके रेस्पेक्ट में रिजल्ट बता देंगे। कोई सा भी मुझे पता नहीं है तो मैं इसको एक्स मान रहा हूं। एलिमेंट कौन सा, मैं अपनी तरफ से क्या मान रहा हूं, एक्स मान रहा हूं। अब हमें पता है कोई भी एलिमेंट है तो ये बताओ उसका कुछ एटॉमिक नंबर होगा या नहीं होगा। अरे एटॉमिक नंबर होगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, जेड बोल रहा हूं। और इसका कुछ न कुछ मास नंबर होगा नहीं होगा, होगा बेटा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, ए बोल रहा हूं। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो क्या कहेंगे, अगर इससे अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है यानी लॉस होता है, एक अल्फा पार्टिकल का अगर लॉस होता है तो ये बताओ, हमें पता है एक अल्फा पार्टिकल का लॉस होगा तो एक अल्फा पार्टिकल में क्या क्या होता है, अरे 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यस और नो। अभी हमने समझा था बेटा एक अल्फा पार्टिकल में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, उन्हीं से मिलकर तो अल्फा पार्टिकल बनता है बच्चों। इसका मतलब एक अल्फा पार्टिकल, ये बताओ अगर लॉस होगा, एमिशन होगा तो अपने साथ अपने 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन लेके जाएगा नहीं जाएगा, यस और नो, लेके जाएगा बेटा। इसका मतलब एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो जाए इस एलिमेंट में से तो ये बताओ अपने साथ 2 प्रोटॉन लेके जाएगा नहीं जाएगा। इसका मतलब प्रोटॉन 2 कम हो गए तो जेड 2 कम होगा नहीं होगा। पहले जितना भी जेड है इसमें से मैं क्या कर दूंगा, Z-2, यस और नो। ये क्यों कर रहा हूं, समझ में आ गया बेटा? क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल का लॉस होगा तो साथ में 2 प्रोटॉन कम हो जाएंगे, और हमें पता है जेड हमेशा पी के बराबर होता है। क्लियर है? 2 प्रोटॉन कम हो गए यानी जेड भी 2 कम हो जाएगा, यस और नो। तो जो जेड था वो क्या बच गया, Z-2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। इसका मतलब पहले जो जेड था उसमें से Z2 कम हो जाएगा। अरे कम हो चाहे ज्यादा हो बच्चों, चेंज तो हो जाएगा ना। और जेड चेंज हो गया तो एलिमेंट चेंज होगा नहीं होगा, होगा। तो पहले जो एक्स था उसको मैं क्या बोल रहा हूं, वाई बोल रहा हूं। कोई सा भी हो मुझे मतलब नहीं है, यानी पहले से एलिमेंट अलग होगा, यस और नो। ठीक है बेटा। ऊपर होता है ए कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यस और नो। अरे ए क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम ही तो होता है बच्चों। एक अल्फा पार्टिकल का लॉस होगा तो ये बताओ कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन का लॉस होगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यस और नो। इसका मतलब ये बताओ ए में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 4 का करना पड़ेगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, यस और नो। इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, A-4 करते हैं, यस और नो, यस और नो, यस और नो। अरे बात समझ में आई? प्रिंस और छवि, मैंने क्या कहा, समझ में आ गया बेटा? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, एक अल्फा पार्टिकल का लॉस होता है तो क्या होता है, Z-2 हो जाता है, A-4 हो जाता है। नॉर्मली ये बात डायरेक्टली रटवाई जाती है, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। पहले हमने ये समझा इसका मतलब क्या होता है। आ गया समझ में? एक अल्फा पार्टिकल का लॉस होगा तो Z- क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, A- क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, समझ में आ गया? क्लियर है? एक बात और ध्यान रखना, अगर आपसे ये बोला जाए 2 अल्फा पार्टिकल का लॉस होता है तो ये बताओ Z- क्या करेंगे, Z- क्या करेंगे, Z- अगर मैं बोलूं अगर 2 अल्फा पार्टिकल का लॉस हो रहा तो Z-4, वेरी गुड। क्योंकि हमें पता है एक अल्फा पार्टिकल से जेड में 2 डिक्रीज होता है तो 2 अल्फा पार्टिकल से क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। अगर एक अल्फा पार्टिकल से A-4 हो रहा है तो 2 अल्फा पार्टिकल से क्या होगा, A-8 हो जाएगा। वेरी गुड। एक अल्फा पार्टिकल से -4 तो 2 से डबल कर दो बेटा। क्लियर है? इसका मतलब क्या करेंगे, A-8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके चलो बेटा, तो ये अपने बात की है अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा तो क्या होगा, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो बेटा अब बात करते हैं बाई एमिशन ऑफ, क्या कहा, बाई एमिशन ऑफ है, बाई एमिशन ऑफ बीटा पॉजिटिव। ठीक है, यानी बीटा पॉजिटिव का एमिशन होता है तो देखते हैं बच्चों क्या फर्क पड़ता है। ओके, कोई एलिमेंट है एक्स, कोई एलिमेंट एक्स है, उसका कुछ ना कुछ जेड होगा, यानी एटॉमिक नंबर होगा, मास नंबर होगा। क्या है मुझे पता नहीं है, मैं जेड और ए ही मान के चल रहा हूं। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो एक अगर बीटा पॉजिटिव, अब मुझे किसका लॉस करना है बच्चों, बीटा पॉजिटिव का लॉस करना है। क्लियर है? अगर बीटा पॉजिटिव का लॉस करना है तो ध्यान रखना, अगर बीटा पॉजिटिव का लॉस होता तो Z-1 हो जाता है। बच्चा कहेगा सर क्यों, बिल्कुल बेटा इसका रीजन जरूर बताऊंगा, अभी इतना ध्यान रखो एक बार। जस्ट इसके बाद
बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव दोनों बताने के बाद इसका रीजन बताऊंगा ये क्यों हुआ। क्लियर? अभी ये ध्यान रखो, अगर एक बीटा पॉजिटिव का लॉस होता तो जेड एक कम हो जाता है। जेड कम हो गया, अरे कम हो चाहे ज्यादा हो, चेंज तो होगा नहीं होगा। जेड चेंज हो गया, एलिमेंट चेंज होगा नहीं होगा? होगा। पहले एक्स था, क्या बन जाएगा? वाई। लेकिन ए क्या रहता है? अनचेंज रहता है। बच्चा कहेगा सर क्यों? मैंने कहा रीजन बताऊंगा, अभी ध्यान रखना बच्चों। देखो कैसे, बीटा नेगेटिव का और देखते हैं, फिर दोनों का रीजन देखते हैं। एक मैं लिख रहा हूं क्या, बाई एमिशन ऑफ है, बाई एमिशन ऑफ बीटा नेगेटिव। अगर बीटा नेगेटिव का एमिशन होता है तो क्या होता है बच्चों? एलिमेंट है एक्स, उसका जो भी जेड है और उसका कुछ ना कुछ मास नंबर है बच्चों। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे किसका एमिशन करना है, किसका लॉस करना है? अरे बीटा माइनस का। माइनस मतलब इसमें से लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है बच्चों? बीटा माइनस लॉस हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो जब बीटा नेगेटिव का लॉस होता है बच्चों तो क्या बनता है? Z+1 हो जाता है। बच्चा कहेगा सर क्यों हो जाता है? बिल्कुल बेटा बात करेंगे क्यों हो जाता है। यानी Z क्या हो जाता है? Z+1 हो जाता है। ओके। अरे पहले जो भी Z था, मान लो 10 था, +1 हो गया मतलब कितना हो गया? 11। अरे चेंज तो हो गया ना? चेंज हो गया। Z चेंज होगा तो एलिमेंट चेंज होगा नहीं होगा? X से Y बना दो, लेकिन A क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। क्लियर है? अब बच्चे के दिमाग में है, मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों? देखो, अगर बीटा पॉजिटिव का लॉस होता तो Z-1 होता है, और बीटा नेगेटिव का लॉस होता तो Z+1 होता है, और A अनचेंज रहता है। ओके। लेकिन बच्चे के दिमाग में तो आना चाहिए ना सर ऐसा क्यों? ओके। ऐसा क्यों? तो इस चीज को समझना बेटा, कैसे होता है क्या आता है अच्छे समझना। नॉर्मली बेटा मैं बोल रहा हूं, जैसे ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये Z है, ये A है। ठीक है बेटा, ये मान लो Z और A कई सारी वैल्यूज में लिख रहा हूं। क्लियर है? समझने के लिए खाली फॉर एग्जांपल, सपोज करो किसी एटम के अंदर 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है। समझने के लिए मैंने क्या कहा, कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है बेटा? 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन। क्लियर है? ये बताओ, अगर किसी एटम के अंदर 5 प्रोटॉन है 5 न्यूट्रॉन है तो उसका Z कितना होगा? 5 होगा बच्चों। Z के बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर क्या होगा? 5 हो गया। क्लियर है? A कितना होगा? A कितना होगा बेटा? A P+N 5 + 5 कितना होगा? 10। वो तो होता है बेटा क्या, तुमने क्या किया, ये माइनस ये नहीं, हमें पता A क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 5 + 5 10 होगा नहीं होगा? बात समझ में आ रही बेटा? वेरी गुड। लेकिन अब समझना मैं बोलना क्या चाहता हूं। अगर बच्चों देखो, एक बीटा पॉजिटिव का मुझे फॉर्मेशन करना है। देखो बेटा, इसमें दो कंडीशन मैं देख रहा हूं, एक में मैं बीटा पॉजिटिव बना रहा हूं, एक में बीटा नेगेटिव बना रहा हूं। एक बीटा पॉजिटिव का फॉर्मेशन कब होता है? अभी हमने समझा है जब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। यस और नो? यस और नो? अभी हमने क्या देखा था, जब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो बनता है, और न्यूट्रिनो ब्रेक होकर क्या करेगा? एक बीटा पॉजिटिव और गामा रेज बनाता है। यस और नो? इसका मतलब क्या होगा, अगर मुझे बीटा पॉजिटिव का फॉर्मेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? एक प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस और नो? अगर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो ये बताओ बेटा, प्रोटॉन 5 से कितने बच गए? 4। यस और नो? होगा बेटा। प्रोटॉन 5 से 4 हो गए, तो ये बताओ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? अरे 5 तो पहले से थे, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो टोटल न्यूट्रॉन कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। समझ में आ रहा है? अगर प्रोटॉन 5 से 4 हो गए तो ये बताओ जेड भी कितना हो जाएगा? अरे 4 होगा नहीं होगा? जेड हमेशा प्रोटॉन के बराबर। यस और नो? ए कितना होगा? 4 + 6 कितना बच्चों? 10 होगा। यस और नो? यस और नो? क्लियर है? अब बात करते हैं, अगर मुझे एक बीटा नेगेटिव का फॉर्मेशन करना हो, हमें पता है बच्चों बीटा नेगेटिव का फॉर्मेशन कब होगा? जब न्यूट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? जो स्टार्टिंग वाली कंडीशन है इससे कंपेयर करो, पहले न्यूट्रॉन 5 थे, अगर मुझे बीटा नेगेटिव का फॉर्मेशन करना है, एमिशन करना है, लॉस करना है, तो एक न्यूट्रॉन को एक प्रोटॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस और नो? अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो तो ये बताओ न्यूट्रॉन 5 से कितने बच गए? 4। इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। क्लियर है? प्रोटॉन कितने हो गए बेटा? अरे 6 हो जाएंगे। वेरी गुड। हमें पता 5 तो पहले से है, एक न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर है? चलो बेटा, अगर ऐसा हो गया कि एक बीटा नेगेटिव का फॉर्मेशन अगर करना है तो ये सब चेंज हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन अगर 6 हो गया, पहले था 5 अब हो गया 6, तो ये बताओ जेड क्या होगा? पहले 5 था, जेड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है? ए कितना होगा बेटा? 6 + 4 अभी भी क्या होगा? 10 होगा। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया अब? ठीक है बेटा, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, देखो एक बीटा पॉजिटिव का फॉर्मेशन हुआ तो देखो बेटा जेड पहले कितना था? 5, अब कितना हो गया? 4। जेड -1 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ए देखो पहले भी 10 था, अभी भी 10 है, कोई चेंज आया क्या? नो बेटा। क्लियर है? दूसरी कंडीशन देखो, एक बीटा नेगेटिव का फॉर्मेशन करना है तो क्या होगा? पहले जेड 5 था स्टार्टिंग में, अब कितना हो गया?
6, इसका मतलब 1 इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, यही तो मैंने बोला है +1। क्लियर। ए बच्चों पहले भी 10 था, अभी भी कितना है 10 ही है, कोई चेंज होगा क्या, यस और नो, नो बच्चों, समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव की बात करिए तो क्या होता है, बीटा पॉजिटिव बोले तो Z-1 होता है, बीटा नेगेटिव बोले Z+1 होता है, ए अनचेंज रहता है। इसका रीजन क्या समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। और याद रखने का इजी तरीका, ये तो खाली समझने का तरीका है, एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि अपन लेके बैठ जाए 10 मिनट तक कैसे करना है क्या नहीं करना, वहां तो नैनो सेकंडों में आंसर देना, टिक लगाना है। तो क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना, एक ट्रिक दिमाग में सेट होनी चाहिए। अगर नेगेटिव वाला बोला है या पॉजिटिव वाला बोला है, अगर पॉजिटिव वाला बोला है तो क्या करना है, जेड के साथ माइनस कर देना 1, समझ में आ गया। नेगेटिव वाला बोला है तो जेड के साथ +1 कर देना, समझ में आ गया, यानी उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना बेटा, समझ में आ गया। रीजन क्या है, ये होता है, इसका मतलब बीटा से ओनली जेड चेंज, ए अनचेंज होगा। क्लियर है, क्यों होगा, कितना होगा। अब देखो अगर आपसे बोले 2 बीटा पॉजिटिव का लॉस कर रहा है तो ये बताओ जेड क्या हो जाएगा, -2, 1 की वजह से -1 तो 2 की वजह से -2, ए क्या रहेगा, अनचेंज। क्लियर है, ठीक है बेटा। अगर बात की 2 बीटा माइनस का लॉस कर रहा है तो क्या होगा, जेड क्या होगा, +2 होगा बेटा, 1 की वजह से +1 तो 2 की वजह से क्या होगा, +2 होगा, ए क्या रहेगा, अनचेंज। समझ में आया। तो ये हमने बात की है बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव बारे में, और अल्फा पार्टिकल का एमिशन वगैरह करे तो कैसे करना है, क्या करना है, यहां तक समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है। यहां तक को डाउट, अभिषेक, प्रिंस, छवि, यहां तक को डाउट बेटा, को डाउट, फटाफट चलो नोट करो। प्रिंस, सर ये पार्टिकल इतने खतरनाक क्यों है बेटा, इतनी बार मैसेज करके क्या फायदा, सर जब मोबाइल चेक करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा मैसेज आया हुआ है। सर ये पार्टिकल इतने खतरनाक क्यों है, इतने खतरनाक बेटा, ये नेचुरली हार्मफुल पार्टिकल है क्योंकि जैसे एनर्जी रेज की फॉर्म में होते हैं। क्लियर। अरे आपने देखा होगा एक्सरे हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा हमारे लिए, मतलब एक्चुअल में क्या करते हैं, सेल को अफेक्ट करते हैं, ये सेल और डीएनए को अफेक्ट करते हैं, इसलिए हार्मफुल होते हैं। क्लियर है। यानी सेल और डीएनए होता है उसका जो कंपोजिशन होता है, थोड़ी सी क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, इस वजह से क्या करता है, सेल और डीएनए के कंपोजिशन को ये डिस्टर्ब कर देते हैं बेटा। ठीक है। जैसे एक्सरे वाला आपने देखा होगा, तो एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये सारी क्या होती है बच्चों, ये सब हार्मफुल रेज में आती है। क्लियर है, ये ध्यान रखना। ओके, क्योंकि इनमें एनर्जी होती है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल में हम देखेंगे, ये सब एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान रखना। अपनी सनलाइट आती है वो भी उसी में आती है, ध्यान रखना बेटा, लेकिन वो इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती, लेकिन ध्यान रखना बाकी एक्सरे, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, ये सभी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल होते हैं जिसमें एनर्जी होती है, एनर्जी बंडल्स होते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। प्रिंस और सभी, जेड और ए में ये चेंज कैसे है, समझ में आया यहां तक, यस और नो, फटाफट।
क्लियर बेटा यहाँ तक? चलो बात समझ में आई क्या? बेटा एक बात बताओ, देखो नॉर्मली क्या होगा, बच्चे से ये तो बोल देता है क्या कि बीटा पॉजिटिव का एमिशन हो रहा है, बीटा नेगेटिव का एमिशन हो रहा है, क्लियर है। लेकिन कई बार क्या बोलता है बेटा, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव ना बोल के क्या बोल देता है, ओनली ये बोल देता है बीटा पार्टिकल। मैंने क्या कहा, ओनली ये बोल देगा बीटा पार्टिकल। अब बच्चे के पास दो ऑप्शन होते हैं बेटा, एक तो क्या करेगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करे, कैसे, या तो जय माता दी से करे या रिस्क लेके करे, ओके, कि बीटा पॉजिटिव मान के करूं या बीटा नेगेटिव मान के करूं, क्योंकि हमें पता है दोनों का इफेक्ट क्या होता है, अलग अलग होता है, यस और नो। तो ओनली बीटा देगा, ओनली बीटा यानी ओनली बी लिख के देगा बेटा, ठीक है, बीटा और बेटा अलग अलग है, ध्यान रखना, ओके। तो क्या करेगा, ओनली बी लिख के दे, तो ये बताओ बीटा पॉजिटिव मान के आंसर दोगे या बीटा नेगेटिव मान के आंसर दोगे? बीटा पॉजिटिव, क्यों, जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव काम करना चाहिए, ऐसे क्या प्रिंस? सभी ये बताओ, अगर ओनली बीटा पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव वाला मान के आंसर दोगे या नेगेटिव वाला मान के आंसर दोगे? ध्यान रखना, दोनों के लिए रिजल्ट अलग अलग आएगा। क्यों? प्रिंस का आंसर है नेगेटिव, छवि का आंसर है पॉजिटिव। रीजन बताओ फटाफट, रीजन बताओ। अभिषेक तूने पॉजिटिव क्यों बोला? पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए, ठीक है। तुम बताओ प्रिंस और छवि, रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? मेरे पास दो पार्टिकल है, एक बीटा पॉजिटिव की फॉर्म में, एक बीटा नेगेटिव की फॉर्म में। अगर ओनली बीटा बोले तो मुझे कौन सा मानना है? प्रिंस और छवि, अभिषेक जो बैठा है क्लास में उसका आंसर है कि सर पॉजिटिव को लगाने की जरूरत नहीं है, तो बीटा बोला है मतलब वो बीटा पॉजिटिव होगा, ऐसे, ठीक है। प्रिंस और छवि, रीजन नहीं पता। नेगेटिव जब बनता है तब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और नॉर्मली ये होता है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे आंसर बेटा, वेरी गुड बेटा। चलो समझना इसका रीजन क्या होता है। बिल्कुल सही है, प्रिंस का आंसर सही है। क्या? अरे सीधी सी बात है, बीटा पॉजिटिव का फॉर्मेशन कब होगा बेटा? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, क्लियर है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कब होगा? जब प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा, क्लियर है। और बीटा नेगेटिव का फॉर्मेशन कब होगा? जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट कब होता है? जब न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है, यस और नो, क्लियर है। और नॉर्मली अगर एटम्स को अगर हम कंपेयर करें बच्चों, तो ये बताओ एनालिसिस करें तो ज्यादा नंबर किसका होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अगर कंपेयर करें तो हमें पता है सिर्फ प्रोटियम एकमात्र ऐसा केस है, प्रोटियम 1H1, जिसमें प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, यस और नो। मैंने क्या कहा? प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। बाकी की जो एटम्स है उनमें क्या होगा? या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर बराबर होगा या फिर न्यूट्रॉन का नंबर ही ज्यादा होगा। समझ में आ गया? इसका मतलब नॉर्मल केसेस में बात करें तो मैक्सिमम एलिमेंट में क्या होता है? न्यूट्रॉन का नंबर ही ज्यादा होता है, क्लियर है। और न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ही कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ही कन्वर्ट होता है तो साथ में एंटी न्यूट्रिनो ही बनता है। एंटी न्यूट्रिनो ब्रेक होके क्या बनता है? बीटा नेगेटिव ही बनाता है। समझ में आ गया? यस और नो, क्लियर है। तो कुछ नहीं बोले तो आपको क्या करना है? बीटा नेगेटिव मान के आंसर देते हैं, क्लियर है। अब समझ में आ गया? छवि, प्रिंस, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है समझ में आ गया? क्योंकि या तो एटम्स के अंदर क्या होगा, मैक्सिमम के अंदर या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर बराबर होता है, और अगर कम ज्यादा होता है तो न्यूट्रॉन ही नॉर्मली प्रोटॉन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। मैंने क्या कहा? जो ज्यादा होगा वही कम वाले में कन्वर्ट होगा। समझ में आ गया? इस वजह से न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो नॉर्मली बीटा नेगेटिव का ही फॉर्मेशन होता है बेटा, क्लियर है। चलो एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, लिखो इफ ओनली बीटा, ऐसे लिखो इफ ओनली बीटा, इफ ओनली बीटा, इफ ओनली बीटा, इफ ओनली बीटा, ऐसे इसके ब्रैकेट में लिख लेना बी, ना प्लस ना माइनस। इफ ओनली बीटा इज गिवन, इज गिवन, इफ ओनली बीटा इज गिवन इंस्टेड ऑफ, इफ ओनली बीटा इज गिवन इंस्टेड ऑफ बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, यानी बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव की जगह ओनली बीटा तुम्हें दिया जाए। If only beta is given instead of beta positive or beta negative, then consider it, then consider it beta negative, then consider it beta negative, then consider it beta negative, क्लियर है। ओनली बीटा दिया जाए बेटा, ध्यान रखना आपको क्या मान के आंसर देना है? बीटा नेगेटिव मान के आंसर दे रखा है, बाकी ऑप्शन आपको सेम से मिलेगा।
एक में जेड प्लस करके दे देगा, एक में जेड माइनस करके दे देगा, लेकिन कैसे करना समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ये जरूर ध्यान रखना। ओके चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट की मैं बात करूं बच्चों, तो हमने देखा अल्फा पार्टिकल से क्या होगा, बीटा से क्या होगा। एक अगर मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे, बाई एमिशन ऑफ गामा रेज है, बाई एमिशन ऑफ गामा रेज। गामा रेज की अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान रखना क्या होगा, जेड एंड ए इक्वल टू अनचेंज्ड। इसमें क्या होगा, जेड एंड ए क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो ध्यान रखना बच्चों, गामा रेज का फॉर्मेशन अकेले नहीं होता, इसका फॉर्मेशन कब होता है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो साथ में जो न्यूट्रिनो बनता है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, और उसकी वजह से जो पॉजिट्रॉन बीटाट्रॉन बनता है, उसके साथ में गामा रेज बनती है। क्लियर है? तो क्या होगा बच्चों, जेड और ए में जो बैलेंस करना है वो क्या करेगा, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव कर देता है, ओनली गामा रेज का कभी भी फॉर्मेशन नहीं होगा। ये तो सिर्फ क्या है, एनर्जी रेज है। मैंने क्या कहा था, जैसे सनलाइट के लिए मैंने कहा था, अरे सनलाइट हो गया, एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, कॉस्मिक रेज हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिनका कोई मास नहीं होता। आ गया समझ में? सिर्फ ये एनर्जी बंडल है, तो इनका क्या होगा, कोई चार्ज मास वैसे नहीं होता बेटा, तो क्या मास वगैरह नहीं होता, तो क्या होगा बच्चों, इनकी वजह से कोई इफेक्ट आएगा क्या? नो। तो नॉर्मली सीधा ओनली गामा रेज की पूछे तो इनकी वजह से क्या होगा, जेड और ए में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? ओनली गामा रेज का एमिशन ही नहीं होता। ये तो क्या एक्स्ट्रा रेज की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में पार्टिकल से रिलीज होती है। ये समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, ये लिख लो बेटा, स्टेटमेंट लिखो, इफ बाय एमिशन ऑफ गामा रेज लिख लिया। चलो बच्चों एक बात बताओ, मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं क्या, ये लिख लिया क्या? चलो एक स्टेटमेंट में बोल सकता हूं क्या, द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर चेंज बाय एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स। यस और नो? मेरा स्टेटमेंट है कि अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के एमिशन से न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो चेंज हो जाता है। फटाफट बताओ यस और नो। सभी का आंसर है यस। प्रिंस बता बेटा फटाफट। नो क्यों? नो क्यों? मैंने बोला अल्फा बीटा गामा, इनमें से कोई सा बेटा, ठीक है। गामा रेज तो चलो साथ में निकल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना आंसर होगा यस। मैंने क्या बोला है? यस। क्यों? अल्फा बीटा, सीधी सी बात है, गामा रेज अल्फा बीटा के साथ में बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा। अल्फा बीटा पार्टिकल का अगर एमिशन होगा तो हमें पता है बच्चों क्या होगा, जेड और ए चेंज होगा नहीं होगा, और जेड और ए के अकॉर्डिंग प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होगा नहीं होगा? होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होगा तो ये बताओ रेशियो चेंज हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ध्यान रखना, आपसे बोला जाए प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल बेटा हो सकता है, क्योंकि इनकी वजह से जेड और ए पर इफेक्ट आता है। यस और नो? क्लियर है? लिखो बेटा, लिखो। ये गलती से हो गया, कोई बात नहीं बेटा, लिखो। बाय एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, इनके सिंबल यूज कर लेना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। by emission of alpha beta and gamma particles, by emission of alpha beta and gamma particles, by emission of alpha beta and gamma particles, the ratio of p and n, शॉर्ट में समझ जाओगे ना, the ratio of p and n is a change, the ratio of p and n is a change, the ratio p and n is a change। क्लियर है? चलो बच्चों देखो, एक बच्चों देखो फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, अब बोर्ड पे समझना, नंबर ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल्स, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, कितने अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है। ओके तो बच्चों देखो ये क्या होता है, एन अल्फा इक्वल टू, ये क्या होता है बेटा, ए इनिशियल माइनस ए फाइनल अपॉन क्या होता है 4। इससे आपके पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल आ जाता है। मैंने क्या कहा, कितने अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, एमिशन हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो कैसे करते हैं, ए इनिशियल माइनस ए फाइनल अपॉन 4। पहली बात तो इनका मतलब क्या है बच्चों, तो एन अल्फा का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल, ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल। क्लियर है? ठीक है। ए आई एंड ए एफ, ये क्या है, ए आई एंड ए एफ, ये क्या है बच्चों, मास नंबर बिफोर एंड आफ्टर, क्या कहा, बिफोर एंड आफ्टर
एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। बात समझ में आई बेटा? यानी बिफोर एंड आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के एमिशन से पहले क्या होगा? ए इनिशियल। क्लियर? और बाद में क्या होगा? ए फाइनल। आ गया समझ में? मेरा कहने का मतलब क्या है? अल्फा पार्टिकल के एमिशन से पहले जो मास नंबर है वो हो गया ए इनिशियल, पहले कितना था। क्लियर है? और अल्फा पार्टिकल के एमिशन के बाद जो मास नंबर है वो क्या हो गया? ए फाइनल हो गया। क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके। एक सिंपल सा एग्जांपल बच्चों देखो, आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप क्या करोगे पूरी कैलकुलेशन करके कर सकते हो, या फिर एक इजी वे में कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है x40 है, x40 है, इससे क्या होगा? मान लो y20 बन रहा है। मैंने क्या कहा? पहले कोई एलिमेंट x था जिसका मास नंबर क्या है? 40 है। ठीक है बच्चों? बाद में क्या बन रहा है? y में कन्वर्ट हो गया जिसका मास नंबर क्या है? 20 है। अब बोले कितने अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है, तो बच्चे के पास क्या ऑप्शन है? अब बच्चा मैथमेटिक्स लगाएगा। क्या सर एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता तो a-4 होता। ठीक है? इसका मतलब एक अल्फा पार्टिकल से 40 से 36 हो जाएगा। एक और निकलेगा 36 से कितना? 32। एक और लॉस होगा 32 से कितना? 28। एक और निकलेगा तो कितना होगा? 24। एक और निकलेगा तो 20। कहने का मतलब है बार बार फिंगर पे 1 घंटे तक काउंट करेगा नहीं करेगा? करेगा बच्चों। इसका मतलब शॉर्ट एंड स्वीट में अगर मुझे करना हो तो मैं क्या लिखूंगा? देखो एन अल्फा इक्वल टू, एन अल्फा अपना फॉर्मूला क्या है? ए इनिशियल माइनस ए फाइनल अपॉन 4। तो देखो इनिशियल तो कितना था बेटा? अल्फा पार्टिकल के एमिशन से पहले, जैसे आपसे बोला जाए कितने भी अल्फा पार्टिकल का लॉस हो रहा, कितने हो रहा हमें पता नहीं है, तो कैसे करेंगे? देखो ए इनिशियल लॉस से पहले कितना है? ए 40, लॉस के बाद कितना? 20 अपॉन कितना कर देंगे? 4। कितना आ गया बेटा? 20/4, मतलब कितना आ गया? 5 अल्फा पार्टिकल। डायरेक्टली आया नहीं आया? वैसे करोगे तो भी वही आएगा। 40 से एक होगा तो 36, 1 हो गया। एक अल्फा पार्टिकल और होगा 32, एक और होगा 28, एक और होगा 24, एक और होगा तो 20 हो जाएगा। यस और नो? 5 पार्टिकल हो गए नहीं हो गए? फिंगर पे 10 मिनट तक काउंट करोगे, इससे अच्छा सेकंडों में आंसर आ जाएगा 5 अल्फा पार्टिकल। ठीक है? अब बच्चे के दिमाग में आया कि सर एक अल्फा पार्टिकल से मतलब ये फॉर्मूला आपने क्यों बनाया है? तो इसका रीजन ये है बच्चों, एक अल्फा पार्टिकल की वजह से हमें पता है बच्चों ए में 4 का चेंज आता है नहीं आता? यस और नो? ए में 4 का चेंज आता है। तो देखो पहले ए कितना है, लास्ट में ए कितना है, दोनों का डिफरेंस करके 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ टोटल एमिटेड अल्फा पार्टिकल आ जाएगा। क्लियर है? अब बच्चे के दिमाग में क्या है कि सर ए की वजह मतलब अल्फा पार्टिकल से तो जेड में भी चेंज आता है। यस और नो? अरे जेड में भी चेंज आता नहीं आता? जेड में भी चेंज आता है। तो सर इसका मतलब जेड इनिशियल जेड फाइनल अपॉन 2 कर सकता हूं क्या? अरे एक अल्फा पार्टिकल की वजह से जेड में कितना चेंज आता है बच्चों? 2 का चेंज आता है। तो सर ए इनिशियल माइनस ए फाइनल अपॉन 2 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या? उससे हमेशा आंसर सही आए कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जेड पर तो इफेक्ट जो आता है वो बीटा पार्टिकल की वजह से भी आ सकता है। यस और नो? अरे जेड पे जो इफेक्ट आता है वो किसकी वजह से भी आ सकता है? बीटा पार्टिकल की वजह से भी आ सकता है। क्लियर? अगर ओनली अल्फा पार्टिकल की बात करें तो आपका आंसर जेड से भी आ सकता है कि जेड इनिशियल माइनस जेड फाइनल अपॉन 2, लेकिन ओनली अल्फा पार्टिकल दे ये कोई जरूरी नहीं है। आपको जानबूझ के साथ में क्या देगा? बीटा पार्टिकल भी देगा बच्चों, कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर? और हमें पता है जो बीटा पार्टिकल है वो भी जेड में चेंज करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो आपके पास सही रिजल्ट आए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है उसमें तो अल्फा बीटा दोनों का रोल है, जेड की वजह से अगर करोगे तो। क्लियर? लेकिन ए की मैं बात करूं, हमें पता ए में चेंज किसकी वजह से आता है? अल्फा की वजह से, बीटा की वजह से, या दोनों की वजह से? ओनली अल्फा की वजह से आता है। बीटा की वजह से तो ए अनचेंज रहता नहीं रहता? अनचेंज रहता है बेटा। क्लियर है? इसका मतलब अगर बीटा का लॉस भी हो रहा है, बीटा पॉजिटिव चाहे बीटा नेगेटिव, उसकी वजह से भी ए में कोई चेंज नहीं आएगा। यस और नो? ए में जो चेंज आएगा वो ओनली एंड ओनली अल्फा पार्टिकल की वजह से ही आएगा। इसका मतलब ए की वजह से जो अपना रिजल्ट आया वो 110% करेक्ट होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट बेटा यहां तक? ओके, नोट करो फटाफट। चलो एक पॉइंट और देखना बेटा, एक पॉइंट और देखना बच्चों। क्या? न्यूक्लियर रिएक्शंस का क्या समझना बच्चों? देखो न्यूक्लियर रिएक्शंस बच्चों, देखो आपको शॉर्ट में लिखेगा क्या? न्यूक्लियर रिएक्शंस आर डिनोटेड एज, समझना न्यूक्लियर रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, समझना इस चीज को। नॉर्मली बेटा आपको शॉर्ट में लिख के देगा क्या? ए ब्रैकेट के अंदर एक्स
Y और ऐसे लिख के देगा B। मैंने क्या कहा, न्यूक्लियर रिएक्शंस को ऐसे लिख के देगा। क्लियर है? मैंने क्या कहा, यानी दो स्पीशीज आपको क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर लिख के देगा, दो स्पीशीज ब्रैकेट के बाहर लिख के देगा, शॉर्ट एंड स्वीट में देगा बेटा। क्लियर है? आपको खुद आइडिया होना चाहिए इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या समझना बेटा, जो ब्रैकेट से पहले है उसे रिएक्टेंट बना देना। क्या कहा, जो ब्रैकेट से पहले उसे क्या बना देना बेटा, रिएक्टेंट। येलो रिएक्टेंट हो गया। क्लियर है? जो ब्रैकेट के बाद उसे क्या करना, उसे बना देना प्रोडक्ट, यानी बी है तो इसे जो प्रोडक्ट बना दो बेटा। क्लियर है? ब्रैकेट के अंदर जो दो लिखे हैं, दो स्पीशीज लिखी है, पहली वाली को पहले के साथ, दूसरी वाली को दूसरे के साथ, काम खत्म। पहली वाली को यानी ए के साथ क्या लिख दूं, एक्स, और बी के साथ क्या लिख दूं, वाई। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? यानी आपको क्या करेगा, दो एग्जांपल आपको लिख के देगा बेटा, एक ब्रैकेट से पहले और ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है? ब्रैकेट से पहले, ब्रैकेट के बाद जो लिखा है बेटा, ब्रैकेट से पहले वाले को रिएक्टेंट बना दो, ब्रैकेट के बाद वाले को प्रोडक्ट बना दो। क्लियर? ब्रैकेट के अंदर जो दो स्पीशीज लिखी है, क्या करो, पहली को पहले के साथ, दूसरी को दूसरे के साथ। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन क्या करेंगे, न्यूट्रॉन वाला केस अपन ने देखा था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वाला, तो अपन ने क्या कहा था, 4Be9। एक्चुअल में इसको ऐसे भी लिख के दे देगा बेटा, 2He4 प्लस क्या होगा, 2He4 और 0N1, और ब्रैकेट के बाहर क्या दे देगा, 6 कार्बन 12। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, आपको ऐसे लिख के दे देगा। ध्यान रखना, कई ऑप्शन आपको मिलेंगे चेक करने के लिए, कौन सी रिएक्शन करेक्ट है, इसके लिए कौन सी रिएक्शन इनकरेक्ट है। तो आपको क्या करना है, पहले जो दे रखा है, मैंने क्या कहा, पहले जो दे रखा है उसको क्या करना है, रिएक्टेंट बनाना। आ गया समझ में? पहले वाली को पहले लिख दो बेटा, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, 4Be9, यस और नो। और ये जो कार्बन है इसको किधर लिखूंगा, 6 कार्बन 12, यस और नो। ब्रैकेट के अंदर दो स्पीशीज है, पहली को पहले के साथ, दूसरी को दूसरे के साथ। तो क्या लिखेंगे बेटा, इधर अपन क्या लिख सकते हैं, 2He4 प्लस क्या लिखेंगे, 0N1, यस और नो, यस और नो। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना बेटा, एक आपको ऐसी भी कंडीशन दे सकता है। क्लियर है? अब छाप दो फटाफट। चलिए बच्चों, अरे कर लिया क्या, यहां तक को डाउट बेटा, यस और नो, प्रिंस छवि,
अल्फा बीटा गामा इन सब के बारे में बेटा एक एक चीज मैंने बताई है। अभिषेक इन तीनों के बारे में कोई भी डाउट बेटा, कोई भी डाउट फटाफट बोलो, इन पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेरी गुड। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा किसका क्या होता, किसका क्या होता, किससे क्या होगा, आप एक एक क्वेश्चन के आंसर फटाफट दे सकते हो बच्चों। क्लियर है कैसे करना है, क्या करना है? ओके चलो बेटा स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चंस। ओके चलो क्वेश्चन पर आते हैं। लिखो बच्चों, लिखो व्हाट वुड बी फॉर्म्ड, व्हाट वुड बी फॉर्म्ड, व्हाट वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर एमिशन ऑफ, what would be formed after emission of one alpha particle? फर्स्ट ऑप्शन है बेटा आइसोबार। क्वेश्चन है व्हाट वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर एमिशन ऑफ वन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम एनी एटम, व्हाट वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर एमिशन ऑफ वन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम एनी एटम, What would be formed after emission of one alpha particle from any atom? Okay, पहला ऑप्शन है आइसोबार, सेकंड लिखो बेटा आइसोटोप, थर्ड है आइसोस्टियर और फोर्थ है बेटा आइसोडाइफर्स। यानी किसी एटम से एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो तो क्या बनेगा? ये हमें बताना है। पक्का प्रिंस सभी? चलो बेटा क्वेश्चन लिख लिए, चलो देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। इधर ध्यान दो, अच्छे समझना बेटा। देखो पीछे जो हमने पढ़ा था एटॉमिक स्पीशीज और अल्फा बीटा की हेल्प लेके देखो कैसे हमें पूछेगा। समझना बेटा, कौन सा एटम है मुझे नहीं पता तो इसको एक्स मान लो, यस और नो। अब कोई भी एटम है मुझे इसका जेड और ए नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से मान लो अरे कुछ भी है जेड और ए कुछ तो होगा ना, यस और नो। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन कर रहा है, एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन कर रहा है तो एक अल्फा पार्टिकल का लॉस कर दो बेटा। हमें पता है एक अल्फा पार्टिकल से जेड कितना हो जाएगा, Z-2। क्लियर है? ठीक है, और एक्स से क्या बन जाएगा, वाई। को नया एलिमेंट बनेगा नहीं बनेगा? बन गया। तो ए क्या हो जाएगा, A-4, यस और नो, ये तो हमें पता है। अब देखो बेटा ऑप्शन मैच करना हो तो क्या, आइसोबार, आइसोबार में क्या होता है, ए सेम, यस और नो, ए सेम होता है। इसका मतलब ए तो चेंज हो रहा नहीं हो रहा, पहले ए था अब ए से क्या हो रहा है, A-4 बन रहा है, यानी ये चेंज हो गया, मतलब ये नहीं हो सकता। देखो क्वेश्चन करने के तरीके क्या होते हैं कंपटीशन एग्जाम में, ऑप्शन काट के करोगे तो कभी भी आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता बेटा। आपको ये श्योर है कि तीनों ऑप्शन ये तो नहीं हो सकते, कॉमन सेंस से फोर्थ वाला मेरा आंसर होगा, अपने आप ही होगा, यस और नो। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों में कौन सा हो सकता है, पहले हमेशा नेगेटिव चलो बेटा, कौन से ऑप्शन नहीं होंगे ये पता होना चाहिए एक एक ऑप्शन बच्चे को। क्लियर है कैसे? इसका मतलब आइसोबार तो कब होता, एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान है कि ए सेम होता तो पहले ए था अब A-4 आ रहा, मतलब ये हो सकता है क्या, नहीं बेटा ये तो गया। आइसोटोप, आइसोटोप हो सकता है क्या, नहीं। जेड सेम होता तो आइसोटोप होता, तो ये भी नहीं हो सकता। आइसोस्टीयर हो सकता है क्या, आइसोस्टीयर में मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, ये तो एटम, एटम बोला फ्रॉम एनी एटम, यस और नो। इसका मतलब ये हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब टाइम कम है तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा ये होगा, लेकिन अगर टाइम है तो अपन कंफर्म करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे बेटा। चलो बेटा कंफर्म करके देखते हैं। श्योर, आइसोडाइफर का मतलब क्या होता है, डी फॉर डिफरेंस, आइसो मतलब सेम, सेम होना, क्या सेम होना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होना, याद है ना। तो पहले बच्चों दोनों में देखते हैं, स्टार्टिंग में यानी इनिशियल और फाइनल वाले में न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या नंबर क्या आता है, फिर उनका डिफरेंस सेम आता है या नहीं आता। ओके देखते हैं बच्चों कैसे। हमें पता इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बताओ प्रोटॉन क्या होगा बच्चों, अरे जेड के बराबर होगा नहीं होगा, जो जेड का नंबर है वो प्रोटॉन हो गया। क्लियर है? न्यूट्रॉन कितना होगा बेटा, A-Z, जो भी है A-Z कर देंगे जो भी नंबर होगा। क्लियर है? अगर मैं N-P की वैल्यू देखूं पहले के लिए तो N-P कितना हो जाएगा, A-Z, ये तो क्या हो गया, अरे सीधी सी बात है N-P करना है, N का नंबर कितना है A-Z, फिर माइनस और P का नंबर कितना है बेटा Z, यस और नो। तो क्या लिखेंगे A-2Z, यस और नो। क्लियर है? चलो इसके लिए N-P आ गया। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, इसके लिए बात करेंगे बच्चों। ये बताओ प्रोटॉन का नंबर कितना है, Z-2, अरे जो भी है Z-2 के बराबर है या नहीं है बच्चों। न्यूट्रॉन की मैं बात करूं, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये माइनस ये, बच्चा रट के करेगा A-Z कर दो सीधा। अब यहाँ पर A की वैल्यू A है या A-4 है,
a माइनस 4, तो क्या लिखूंगा बच्चों, a माइनस 4 है, ये a है, और माइनस z की वैल्यू कितनी है, z माइनस 2, बिल्कुल बेटा z माइनस 2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो a माइनस 4 माइनस z है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 2, यस और नो, क्लियर है। तो क्या करेंगे, a देखो बेटा माइनस z माइनस 4 प्लस 2 कितना बच गया, माइनस 2, यस और नो। ये किसका नंबर है, न्यूट्रॉन का नंबर है। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, n माइनस पी, n माइनस पी करना है, तो ये माइनस ये करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे बच्चों। तो देखो न्यूट्रॉन का नंबर तो कितना आया, a माइनस जेड माइनस 2, माइनस प्रोटॉन का नंबर कितना है, z माइनस 2। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो बेटा देखते हैं, सोल्व करें तो क्या करेंगे, a माइनस जेड माइनस 2, ये ऐसा कैसा माइनस z ऐसा कैसा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, यस और नो, क्लियर है बेटा। चलो बेटा तो देखो क्या करेंगे, माइनस 2 प्लस 2 को उड़ा सकते नहीं उड़ा सकते, उड़ा सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, a माइनस जेड क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2z, यस और नो, क्लियर है। यहाँ भी n माइनस पी कितना आया, a माइनस 2z, ये भी कितना आया, a माइनस 2z, यस और नो। ये बताओ इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या लिखेंगे, n माइनस पी की वैल्यू इक्वल टू सेम है या नहीं है, यस और नो। n माइनस पी की वैल्यू सेम है, तो ये कंडीशन किसके लिए होती है बेटा, आइसोडाइपर्स, यस और नो, क्लियर है बेटा। कौन सा हो गया, आइसोडाइपर, क्लियर है, नोट करो फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड, प्रिंस छवि बहुत अच्छे बेटा। चलो तो यहां तक कैसे करना समझ में आया बेटा, यस और नो। एक काम करना बेटा, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स वगैरह पे क्वेश्चन आज सोल्व मत करना, कल इसके कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर में, फिर अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के जितने क्वेश्चन हो सारे सोल्व कर लेना। यहां तक बात समझ में आई क्या प्रिंस सभी, ये बताओ बेटा आज के लेक्चर में कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत है बोलो बेटा। आज जो पढ़ा है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, यस सर, क्लियर एवरीथिंग, वेरी गुड बेटा सभी, नो सर, चलो बेटा बहुत अच्छे। अभिषेक चलो अच्छे से रिवाइज करना, कोई डाउट हो बेटा पूछना, नेक्स्ट लेक्चर में इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा पार्टिकल भी कंप्लीट क्वेश्चन सारे सोल्व कर लेना जो भी मिले आपको, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मैक्सवेल थ्योरी यानी जो साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट है बेटा, मॉडल्स है, वो अपन स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ओके। चलो बेटा ओके बाय बेटा, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं बाकी, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग बंद करता हूँ यहाँ से, फिर 2 मिनट बाद आपकी अगली क्लास स्टार्ट होगी इनऑर्गेनिक की, ओके बाय।